Assalamu alaikum students. I am Muhammad Masood. This is class number 4 of Introduction to Computer Programming with C language. Short form is ITCP. Today we will discuss some new topics. Topics are number 1, advantages and disadvantages of program flowchart. Number 2, basic structure of C program. जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने फ्लो चार्ट के टॉपिक को हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने फ्लो चार्ट प्रोग्राम फ्लो चार्ट के डायग्राम्स हमने बना के भी दिखाई थी और हमने उनके सिंबल्स को इंट्रोड्यूस भी करवाया था। और आज हम थोड़ा सा इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। नंबर 1, इट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लॉजिक ऑफ गिवन प्रॉब्लम, यानी कि जो भी लॉजिकल प्रॉब्लम दी जाती है उसको ईजिली अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। नंबर 2, इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ फ्लो चार्ट इन एनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड। और आप जानते हैं कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स को लास्ट टाइम मैंने MS वर्ड के अंदर ड्रॉ करके आपको बताया भी था और वहाँ पे तमाम जो इसके सिंबल्स हैं वहाँ मौजूद हैं, उनको आप ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। और MS वर्ड की जगह के अलावा आप पावर पॉइंट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर भी ईजिली आप इन सिंबल को इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3 है यूजिंग ओनली वेरी फ्यू सिंबल्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फ्लो चार्ट, यानी कि आप इसके अंदर बहुत कम सिंबल्स होते हैं और उन्हीं सिंबल को इस्तेमाल करके आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फ्लो चार्ट। नंबर 4 है फ्लो चार्ट आर ईजियर टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू एल्गोरिथम एंड सूडो कोड। याद रखिएगा कि किसी भी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए दो और टेक्निक भी हैं, जैसे एल्गोरिथम है या सूडो कोड है, लेकिन इनके मुकाबले में फ्लो चार्ट ज़्यादा इजी तौर पर उसमें अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो फ्लो चार्ट इस्तेमाल किया जाता है सिंपल कॉम्प्लेक्स के लिए बेहतर है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। नंबर 1 है सिंपल मॉडिफिकेशन इन प्रॉब्लम लॉजिक में लीड्स टू कंप्लीट रीड्रॉ ऑफ फ्लो चार्ट्स। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर कभी यानी कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम अगर उसमें कुछ चेंजिंग की जाए तो होता क्या है कि कभी कभी पूरा फ्लो चार्ट जो है वो दोबारा से आपको रीड्रॉ करना पड़ जाता है, तो एक ये प्रॉब्लम इसमें आती है। नंबर 2 है मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लो चार्ट इज सम टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है क्योंकि आप डिफरेंट सिंबल्स बना रहे होते हैं, फिर उसमें लिख भी रहे होते हैं, तो ये एक छोटी प्रॉब्लम है कि इसमें टाइम का थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। नंबर 3 है शोइंग मेनी ब्रांचेस एंड लूपिंग इन फ्लो चार्ट इज डिफ़िकल्ट। बाज़ दफ़ा होता क्या है कि हम कोई प्रोग्राम को लॉजिकल प्रोग्राम को हम बना रहे होते हैं, तो उस वक्त बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक जगह से हम किसी और जगह पर हम उस फ्लो को कनेक्ट करना चाहते हैं, वो फिर वहाँ से किसी और जगह कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ब्रांचेस एक जगह से दूसरी जगह ब्रांच करने में और लूपिंग को बार बार कोई भी चीज़ रिपीट करने में के लिए अगर आप इन सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये तीन बेसिकली इसके डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आपको हो सकते हैं। तो अगर एग्जाम के अंदर अगर आपके पास ये सवाल आ जाए कि एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, तो इन 4 पॉइंट्स को और 3 पॉइंट्स को आप याद रखिएगा और इनको आप उसमें लिख सकते हैं आप। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, फ्लो चार्ट्स के अंदर हमने लास्ट टाइम आपको स्टार्ट्स का सिंबल और प्रोसेसिंग बॉक्स का सिंबल और उसके अलावा पैरेललोग्राम और जो डेटा का सिंबल है वो हमने इस्तेमाल करके बताया था। आज हम इसके अंदर एक नया बॉक्स और है जिसको हम कहते हैं डायमंड बॉक्स, या उसको डायमंड सिंबल कहा जाता है, और ये इस्तेमाल किया जाता है लॉजिक। यहाँ पर आप कंडीशन लगाते हैं जहाँ पे आप कोई भी डिसीजन मेकिंग के तौर पे आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे इस बॉक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और शो किया जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देख लीजिए, ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ गिवन इंटीजर नंबर डेट फाइंड आउट दिस नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी आपने एक ऐसा फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें
वो जो नंबर को चेक करे और बता सके कि ये जो नंबर है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर? तो किस तरह से आप इसको आप बता पाएंगे? तो इसकी लॉजिक क्या होगी, देख लीजिए आप कि ये आपका स्टार्टिंग सिंबल है, ये आपने यहाँ से स्टार्ट किया फ्लो चार्ट को, उसके बाद कनेक्ट किया आपने दूसरे प्रोसेसिंग बॉक्स से, इसके अंदर आपने लिखा नंबर इक्वल टू 3, यानी एक वैल्यू दी है जो कि जिसकी वैल्यू क्या है 3 है। क्लियर? और ये पॉजिटिव है जैसे कि आप जानते हैं। अब नीचे देखें आपने इसको कनेक्ट किया गया है आप डायमंड बॉक्स के साथ। यहाँ पर देखिए एक कंडीशन लगाई गई है, इफ़ अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है, लास्ट बात है आपको मालूम है कि अगर कोई भी नंबर जो है वो 0 से अबव होगा तो इट्स मीन्स डेट इज नंबर पॉजिटिव। तो अगर यस है तो आप क्या तो कहाँ चले जाएगा उसका कंट्रोल, उसका जो फ्लो है वो ये बता रहा है कि वो डिस्प्ले कर देगा पॉजिटिव नंबर। और इसके बाद जो फ्लो है वो नीचे आने के बाद इस जगह पे आके प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? तो आउटपुट आपके पास आएगा डिस्प्ले पॉजिटिव इफ नंबर इज ग्रेटर 0। लेकिन अगर ये नंबर जो है फॉर एग्जाम्पल अगर ये -3 होता, क्लियर, तो फिर कंट्रोल जो फ्लो का प्रोग्राम फ्लो है वो नीचे आने के बाद इफ नंबर ग्रेटर 0, ये कंडीशन क्या होती है फॉल्स होती है ना, यस नहीं होती, नो होती, तो नीचे लिखा हुआ था डिस्प्ले नेगेटिव नंबर, और इसके बाद नीचे आने के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपने डिसीजन बॉक्स को या डायमंड बॉक्स को आपने इस्तेमाल किया है एज ए डिसीजन मेकिंग के लिए। क्लियर? और एक बात और, यहाँ पर हम चाहें तो एक और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था ऑन पेज कनेक्टर होता है। तो वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगर अभी तो मैंने यहाँ पर सिंबल छोटा सा मतलब फ्लो चार्ट था तो यहाँ इसको मैंने यहाँ से एरो की बना के कनेक्ट कर दिया। लेकिन अगर कोई फर्ज करें कि इसकी ब्रांचिंग किसी और जगह की जा रही हो और तो उसको आप ऑन पेज कनेक्टर से किस तरह से आप ब्रांच करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, आपने करना क्या है कि इस एरो लाइन को आप जो है थोड़ा सा स्मॉल कीजिए आप। क्लियर? और यहाँ पर आप इंसर्ट में जाइए, शेप्स में जाइए, यहाँ से आप जो है ऑन पेज कनेक्टर ये ले लीजिए आप और इसको यहाँ पर बना लीजिए आप। क्लियर? और इसके अंदर आप लिख दीजिए फॉर एग्जांपल आपने कहा पी। ओके, इसी तरह से आप क्या करें, एक और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कीजिए, कनेक्ट कीजिए इस यहाँ पर, और इस सिंबल को कॉपी कीजिए कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिए और इसको उठाकर अब यहाँ लगा दीजिए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि अगर ये जो आपने डिसीजन मेकिंग का बॉक्स आपने यूज़ किया हुआ है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डिस्प्ले पॉजिटिव का मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा, और करने के बाद यहाँ से ऑन पेज कनेक्टर यानी कि इसकी ब्रांचिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यानी कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। तो फ्लो ऑफ प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो इस जगह से शिफ्ट कर जाएगा इस जगह के ऊपर। क्लियर? तो एक तरीका ये भी है कि किसी भी यानी कि जगह से आप फ्लो ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम को आप फ्लो कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। क्लियर? तो मैंने आज आपको इस प्रॉब्लम के अंदर दो सिंबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। नंबर 1 एक है डिसीजन मेकिंग जिसका डायमंड बॉक्स के तौर पर आप लेते हैं, और दूसरा है ऑन पेज कनेक्टर जो कि आप यहाँ पे आप इस्तेमाल करके बता रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अगर फर्स्ट करें ऐसा भी हो सकता है कि किसी जगह के ऊपर और जो है यही काम दोबारा कंटिन्यू अगर हो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर यहाँ से मुझे ऊपर की जानिब कंट्रोल करना है तो मैं इस जगह पे एक और ऑन पेज कनेक्टर इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, उसके अंदर जो मैं लेटर लिखूंगा वो दूसरा लिखूंगा, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने पी इस्तेमाल किया, वहाँ इस्तेमाल कर दूंगा मैं एस या टी या जो भी है आप, और फिर उसी लेटर को एस या टी जो भी है वो मैं यहाँ पर सिंबल बनाकर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्लियर? अगर यही ब्रांचिंग मुझे इस तरह से करनी है कि इसको ये प्रोग्राम एंड नहीं करना बल्कि ये काम कंटिन्यूसली होते रहना है फॉर एग्जाम्पल। क्लियर? तो आप क्या करोगे, इस जगह पे आप ये बॉक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे आप।
ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑन पेज कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे आप। और यहाँ पे सपोज करें आपने जे या के का करेक्टर आपने इस्तेमाल किया, तो फिर इसी को आप कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिए और इस सिंबल को कहाँ लेकर आ जाइए, ऊपर लेकर आ जाइए। और यहाँ पर आप एक और एरो की से इसको आप ज्वाइन कर दें। क्लियर? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम अब कंटिन्यूसली आने के बार बार रिपीट होता रहेगा। यानी कि अगर इफ नंबर ग्रेटर देन 0 है तो देन डिस्प्ले पॉजिटिव नंबर होगा, उसके बाद कंट्रोल यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद यहाँ से दोबारा से के की जाने मैंने ऊपर की जाने चला जाएगा। और फिर यहाँ पर फिलहाल मैंने तो अभी यहाँ पर नंबर की वैल्यू असाइन की है, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इनपुट बॉक्स। क्लियर? इनपुट बॉक्स का मतलब ये कि आप इस बॉक्स को हटा के आप इनपुट बॉक्स का सिंबल यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे, आप नई वैल्यू इनपुट करेंगे और उसके बाद फिर ये प्रोसेस दोबारा से ये शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या होती है कि कंटिन्यूसली आपकी होती रहेगी। सिंपल आपको मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि किस तरह से आप ब्रांचिंग करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर? तो ऑन पेज कनेक्टर एंड डिसीजन मेकिंग के सिंबल को मैंने यहाँ पे आपको बाकायदा ड्रॉ करके और डेमोस्ट्रेट करके बताया कि किस तरह से आप फ्लो चार्ट के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह आप ईमेल करके मुझसे आप मज़ीद पूछ सकते हैं। मैं आपको मज़ीद इसकी और एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, जिसको देखकर आप और मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इंटरनेट के ऊपर इस तरह के बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हैं, उनको आप देखें, उनको अंडरस्टैंड करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप उन फ्लो चार्ट्स प्रोग्राम को देखकर आप कोई इन सिंबल्स के बारे में सही मायनों में इनका इस्तेमाल करने में आपको आसानी होगी। ओके जनाब, तो ये था आपका फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आज आपको बताया। इस टॉपिक को आज हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। उसके बाद नया टॉपिक हमारा है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो इसको हम देखते हैं। इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप ब्राउज़र पे जाइए आप, और ब्राउज़र पे यहाँ पे लिखें आप sirmosood.com, जो मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास एक लिंक है, प्रोग्राम टर्बो सी, इस पर क्लिक कीजिए आप। और यहाँ पर देखें लैब नंबर 2 है, बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्राम, इस पर आप क्लिक कीजिए आप। तो ये देख लीजिए आपके पास ये लैब नंबर 2 आपके सामने आ गई है, और इसी को यहाँ से आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको आप डाउनलोड करके अपने पास इसकी फ़ाइल बना लीजिए आप। तो ये जो लैब नंबर 2 है, ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आपके पास मौजूद होगी, जो कि आपको एग्ज़ाम में बड़ी हेल्पफुल करेगी। एग्ज़ाम की तैयारी में आपको इससे आप ईज़िली आप याद कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। अच्छा जनाब, इसमें है सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर। और सी प्रोग्राम बेसिकली हैज़ द फ्लोइंग फॉर्म। जब एक प्रोग्राम सी का बनाते हैं तो उसमें कुछ चंद चीज़ें होती हैं, उनको आपने अपने उनको माइंड में कीप इन माइंड। वो चीज़ें क्या क्या हैं? नंबर 1 प्री प्रोसेसर कमांड्स, नंबर 2 है हेडर फाइल्स, नंबर 3 है फंक्शंस, नंबर 4 है डेलीमीटर्स, नंबर 5 है वेरिएबल्स, नंबर 6 है स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन, नंबर 7 है सेमी कॉलन, नंबर 8 है कमेंट्स। तो ये 8 मतलब चीज़ें होती हैं। एक जब हम सी का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें आपको ये 8 चीज़ें बुनियादी हैसियत की हामिल होती हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसर कमांड। This commands tell the compiler to do processing before doing the actual compilation, like underscore जो हैश का सिंबल है इंक्लूड, और यहाँ पर लिखा हुआ है stdio.h। ये एक हेडर फाइल है जो आपने इंक्लूड की गई है, जिसके अंदर बहुत सारे सी के जो है फंक्शन की प्रोटोटाइप्स होती है या उनके कुछ मैक्रोज होते हैं जो वहाँ लिखे हुए होते हैं। तो कंपाइलर यानी को बताया जाता है कि बेसिकली आपने कंपाइल से पहले इस चीज़ को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है,
क्लियर? तो जितनी भी सी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं जो मेन से पहले लिखी जाती हैं, जिन इंस्ट्रक्शन से पहले हैश का सिंबल लिखा होता है, वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, उनको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर कमांड्स कहते हैं। क्लियर? तो ये एक क्या है, जो हैश इंक्लूड है, ये एक प्री प्रोसेसर कमांड्स है which tell us C compiler to include stdio.h file before going to actual compilation। यानी इस प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले आप एक फाइल को इंक्लूड करें, उस फाइल का नाम है stdio.h। क्लियर? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक इस तरह से अगर और कोई फाइल अपनी इंक्लूड करनी है तो इंक्लूड कमांड इस्तेमाल कर आप वो दूसरी फाइल भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी फाइल के साथ, अपने प्रोग्राम जो आपके मेन प्रोग्राम फाइल है उसके साथ की बहुत सारी हेडर फाइल्स को, जो आपकी रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स हैं, उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? तो एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा जितनी भी कमांड्स हैं, जिन कमांड के पीछे हैश का सिंबल इस्तेमाल होगा, वो तमाम के तमाम कमांड जो है वो प्री प्रोसेसर कमांड्स कहलाएंगे। उनकी पहचान ये होती है कि उन कमांड से पहले जो है वो हैश का सिंबल लिखा हुआ होता है। क्लियर? नंबर 2, उसके बाद उस प्रोग्राम फाइल के अंदर आप हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि अभी आपने यहाँ लिखा stdio, ऐसी बहुत सारी फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स contain definition of the function and variables which can be incorporated into any C program by using the preprocessor hash include statement. Standard header files are provided with each compiler and cover a range of area: string handling, mathematical data conversion, printing and reading of variables। इन तमाम चीज़ों के लिए इनमें बहुत सारे ऑप्शन चीज़ें होती हैं जिनको वो जो है कवर कर रहा होता है। तो उनमें जो फाइलें आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वो है stdio.h है, conio.h है, stdlib.h है, math.h है, string.h है। इसी तरह से अगर ग्राफिक्स पे अगर आपने काम करना है तो graphics.h की आप हेडर फाइल है वो इंक्लूड करेंगे। तो मुख्तलिफ यानी कि हेडर फाइल्स है जिनके अंदर बहुत सारे यानी कि लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और उनके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, तो उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको इन हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो ये जैसे जैसे आप इंशाल्लाह जब हम बहुत सारे यानी कि फंक्शन यूज़ करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि किस फंक्शन के लिए कौन सी हेडर फाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब मैंने प्रिंट एफ यूज़ किया था तो प्रिंट एफ के लिए आप एक हेडर फाइल यूज़ की थी stdio इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसी तरह से अगर एक फंक्शन यूज़ किया था CLR SCR यानी क्लियर स्क्रीन के लिए, चूँकि उसका ताल्लुक कॉन्सोल इनपुट आउटपुट से था, उसके लिए आपने जो हेडर फाइल इंक्लूड की थी वो थी conio.h। क्लियर? इसी तरह से आगे और भी बहुत सी हेडर फाइल्स होंगी जो इस्तेमाल की जाएंगी जब हम उन हेडर फाइल के फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद देख लीजिए फंक्शंस। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे उसमें लाजमी फंक्शन इस्तेमाल होंगे। Function are main building block of any C program. Every C program will have one or more function, and there is one mandatory function which is called main function. This function is prefixed with keyword void, which means the function return nothing value। तो याद रखिएगा जब भी हम मेन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे हम नॉर्मली वॉइड लिखते हैं। वॉइड का मतलब क्या, नथिंग, यानी ये फंक्शन जो है कोई भी काम प्रोसेस करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है? अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, किसी कर रहा है, इंटीजर कर रहा है, स्ट्रिंग कर रहा है, तो वो उस फंक्शन से पहले आप उसकी टाइप मेंशन करते हैं, जस्ट लाइक इंटीजर, जस्ट लाइक फ्लोट, जस्ट लाइक स्ट्रिंग पॉसिबल है। लेकिन नॉर्मली मेन से पहले हम वॉइड लिखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी टास्क परफॉर्म करो और परफॉर्म करने के बाद कोई भी वैल्यू रिटर्न मत करो। क्लियर? और जैसे कि आप जानते हैं कि सी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे हम फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ है या CLR SCR है या गेट ची है। ये 3 फंक्शन तो हमने आपको यूज़ करके बताए हैं। इस तरह से और बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे द सी लैंग्वेज। तो कोई भी सी प्रोग्राम जो होगा वो विदाउट एनी फंक्शंस के कंप्लीट ही नहीं होगा। उसमें जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे होंगे वो उसमें बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके बाद है डेलीमीटर्स क्या होते हैं कि जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो आप एक स्टार्टिंग ब्रैकेट लिखते हो कि प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। तो जो डेलीमीटर है वो है आर द ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये जगह जगह आप इस्तेमाल करेंगे आप
कई जगह पर एक तो ये होगा जब प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे होंगे मेन के बाद, मेन को जब लिखेंगे तो उस वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये आपका मेन बिल्डिंग एरिया है जहाँ पे आप तमाम सी की कोडिंग आप लिखोगे। उसके अलावा अगर कहीं लूप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर लूप को बताएंगे कि आप ये जो लूप है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो उधर भी आप ये ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ये जो कर्ली ब्रेसेस आप इस्तेमाल करेंगे, ये किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को ब्लॉक बताने के लिए कि ये ब्लॉक जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, डेलीमीटर्स कहते हैं। ऑल द कोड मस्ट बी इनक्लोज विद इन द ब्रेसेस। अच्छा, उसके बाद है वेरिएबल्स। वेरिएबल आर यूज टू होल्ड नंबर, स्ट्रिंग एंड कॉम्प्लेक्स डेटा फॉर मैनिपुलेशन। यानी आप वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। ये जब हम आगे बताएंगे कि वेरिएबल कितने किस्म के होते हैं, लेकिन यहाँ सबसे लिखा हुआ है कि नंबर्स हैं या स्ट्रिंग है या कॉम्प्लेक्स डेटा है, उनके लिए आप डिफरेंट वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे, उनमें क्या होगा, डेटा स्टोर किया जाएगा। क्लियर? तो जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर वेरिएबल का भी एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि कोई भी प्रोग्राम जो बनाएंगे तो वहाँ वेरिएबल लाजमी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। ये भी आप बुनियादी एक हिस्सा है। जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पे स्टेटमेंट भी होगी और वहाँ पर एक्सप्रेशन भी लिखी जाएगी। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन कंबाइंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट टू क्रिएट अ न्यू वैल्यू। सिंपल से याद रखिएगा कि दो वैल्यू को कंबाइन करने के लिए जब कंबाइन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक मिसाल दी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आपने क्या किया, ए और प्लस बी किया, दो वेरिएबल को क्या किया, ज्वाइन किया, कंबाइन किया, उनकी वैल्यू को आपने ऐड किया है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसी बहुत सारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगी जो कि आप इस्तेमाल करोगे। ऐसे स्ट्रिंग बहुत सारी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन भी आप लिखेंगे। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि कंबाइंड टू डेटास या टू डिफरेंट वेरिएबल्स या टू यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों को जब आप ज्वाइन करेंगे, ऐड करेंगे और उसके अगेंस्ट एक नई वैल्यू बनेगी, एक नया रिजल्ट आएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर? और याद रखिएगा स्टेटमेंट की जो बात की है, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, तो कोई भी इंडिविजुअल लाइन जो सी में आप कोई भी प्रोग्राम आप जब लिखेंगे तो उसकी जो इंडिविजुअल लाइन होगी उसको क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। क्लियर? स्टेटमेंट आर एक्सप्रेशन, असाइनमेंट्स, फंक्शन कॉल और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट विच मेक अप द सी प्रोग्राम। अब यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट जो है वो क्या है, जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे वो स्टेटमेंट कहलाएगी, या कहीं कहीं पर भी आप असाइनमेंट करेंगे वो भी एक्सप्रेशन, वो भी स्टेटमेंट कहलाएगी। कहीं पर फंक्शन कॉल करेंगे वो भी एक स्टेटमेंट है। कहीं पर आप फ्लो ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम आप उसके इंस्ट्रक्शन लिख रहे होंगे, जस्ट लाइक कोई लूप आप लिख रहे होंगे, वो भी क्या है, वो भी स्टेटमेंट है। या आपको कंडीशन आप लगा रहे होंगे, ब्रांचिंग कर रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी क्या है, वो भी स्टेटमेंट है। तो यूँ समझ लीजिए कि एवरी जो लाइन होगी वो एक तरह से स्टेटमेंट के तौर पर कहलाएगी। और बाद दफ़ा ऐसा होगा कि वो एक लाइन ही बल्कि मल्टीपल लाइंस आपने लिखी होंगी, लेकिन वो एक ही स्टेटमेंट के तौर पर वो कंसीडर की जा रही होंगी। जैसे कोई लूप आपने यूज़ किया है, तो लूप आपने जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ पे एंड किया होगा, वो पूरा एक स्टेटमेंट के तौर पर उसको लिया जाएगा। क्लियर? तो स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन को भी आप इस्तेमाल करेंगे हर प्रोग्राम के अंदर। कोई भी प्रोग्राम जो होगा वो स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन के बगैर इनकम्प्लीट होगा। उसके बाद है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब ये है कि जब भी कोई भी आप स्टेटमेंट को आप क्लोज करेंगे वो सेमी कॉलन से करेंगे। यहाँ लिखा हुआ क्या है, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय द सेमी कॉलन। अच्छा, यहाँ लिखा है टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जो है विदाउट सेमी कॉलन कंप्लीट नहीं होगी। यानी कि हर स्टेटमेंट को जब आप लिखेंगे तो उसको कंप्लीट करने के लिए, यानी बताने के लिए कि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, तो आप क्या करोगे, आप सेमीकोलन लगाओगे। इट्स मींस ये इंस्ट्रक्शन मेरे कंप्लीटली मैंने लिख दी है। अब माइक्रो प्रोसेसर ने या कंपाइलर ने उस इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू द मशीन लैंग्वेज, या उस इंस्ट्रक्शन पर उसने अब एक्ट करना है। तो उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, या यूं कह लीजिए टर्मिनेट करने के लिए, आप क्या इस्तेमाल करोगे, आप सेमीकोलन। तो हर लाइन के अंदर ये देखिएगा आप सेमीकोलन इस्तेमाल कर रहे होंगे। उसके बाद कमेंट्स हैं। कमेंट्स का मतलब ये कि आप किसी भी यानी कि यूँ समझ लीजिए कि जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर कमेंट्स भी यानी कि लिखे जाते हैं प्रोग्राम के अंदर, और बताया जाता है कि इस प्रोग्राम जब लिखा जा रहा है तो यहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ये काम हो रहा है। तो आप उसमें कुछ रिमार्क्स देते हो, कुछ आप उसमें कमेंट्स लिख रहे होते हो।
तो वो कैसे लिखे जाते हैं, वो याद रखिएगा, दो तरह से होते हैं, या तो एक सिंगल लाइन में कमेंट लिखा था ना, एक लाइन के अंदर कमेंट्स होता है, या कभी कभी होता है कि पूरा ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होता है, वो सिर्फ कमेंट्स के लिए होता है। तो दो तरीके से आप कमेंट्स लिखते हैं। तो अगर सिंगल लाइन के लिए आपने कमेंट्स लिखना है तो देख लीजिए, सिंगल लाइंस के लिए जो आप कमेंट यूज करेंगे उसके लिए आप डबल स्लैश का जो लेटर्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे। और मल्टीपल लाइन्स के लिए आप जब आप कोई कमेंट्स देंगे तो आप शुरू में लिखेंगे, जो स्टार्टिंग एरिया होगा वहाँ लिखेंगे स्लैश और एस्टेरिक। उसके बाद जहाँ जितनी लाइनों के बाद आपने कमेंट्स आपने लिखना चाहे लिख सकते हैं, और जहाँ पे आप कमेंट्स को एंड कर दोगे तो उस लाइन के ऊपर उससे आगे आप लिखेंगे एस्टेरिक और स्लैश। तो इस तरह से एक पूरा ब्लॉक ऑफ कोड बन जाएगा किसका, कमेंट्स का। क्लियर? तो ये इस तरह से आप कमेंट्स दे सकते हैं। और याद रखिए, कमेंट जो है वो बेसिकली सी प्रोग्राम कोडिंग का हिस्सा होगा, उसका ताल्लुक एग्जीक्यूशन से नहीं होगा, यानी उसका कोई आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आएगा। वो सिर्फ प्रोग्राम की लिस्ट के अंदर एक हिस्सा होगा, एक रिमार्क के तौर पर लिखा गया होगा, ताकि आप किसी भी वक्त उस प्रोग्राम को जब आप उसको पढ़ें, रीड करें, तो समझ सकेंगे इस प्रोग्राम के अंदर क्या काम हो रहा है और कब आपने कहाँ पर क्या काम किया हुआ है। क्लियर? अब इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए मिसाल के तौर पर। ये एक छोटा सा प्रोग्राम देखें बना हुआ है यहाँ पे। ये प्रोग्राम इस तरह से, ये जो मैंने ब्लॉग बनाया है इसको देख लीजिए आप। तो देखें, शुरू के अंदर टॉप के ऊपर आपने लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h, ये एक हेडर फाइल है। क्लियर? आपने इंक्लूड किए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, इसके जो इनपुट आउटपुट के जो फंक्शन है वो तमाम के तमाम इसमें इस हेडर फाइल के अंदर होते हैं, इसलिए आपने इस फाइल को क्या किया, आपने इंक्लूड किया है। ओके, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा है अपने हैश इंक्लूड conio.h, इसका मतलब क्या है, console input output.h, और इसकी जो हेडर फाइल है वो भी आपने यहाँ पे इंक्लूड की। तो ये दो हेडर फाइल आपने इंक्लूड किए। इसकी वजह क्या है कि इन दोनों जो आप प्रोग्राम के अंदर नीचे जैसे प्रिंट एफ है या CLR SCR है, ये दो फंक्शन अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो उनके लिए आपको इन हेडर फाइल्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? ठीक है। आपने ये और इन दोनों हेडर फाइल्स को, और इसके बाद नीचे आपने लिखा हैश डिफाइन, एक लिखा आपने लेटर लिया है कांस्टेंट PI, और इसके आगे लिखा 3.12, यानी इसका मतलब क्या है कि आपने PI जो वर्ड है इसको आपने बराबर कर दिया 3.12 से। यानी जहां जहां भी कंपाइलर का जब कंपाइल करेगा और जहां कहीं भी PI की वैल्यू लिखी होगी, इसका मतलब क्या है, कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड कर रहा होगा या उसको देख रहा होगा कि वहां पर असल में PI नहीं लिखा हुआ बल्कि वहां लिखा हुआ 3.12। क्लियर? तो ये भी आपने इस तरह से आपने डिफाइन कर दिया। तो ये जो तीनों चीजें आपने डिफाइन, यानी कि आपने चीजें लाइन लिखी हैं, इन लाइनों के अंदर इंस्ट्रक्शंस के अंदर देखिए आपने हैश का सिंबल इस्तेमाल किया है। क्लियर? और ये जो है, ये दो शुरू की लाइनें, इनको हेडर फाइल कहते हैं, और जो तीसरी लाइन है उसको मैक्रो कहा जाता है। और इन तीनों को आप कहते हो प्री प्रोसेसर कमांड्स। ये सारी क्या है, प्री प्रोसेसिंग कमांड कहलाती हैं। क्लियर? उसके बाद आप यहाँ पे देख लिए वाइड मेन का फंक्शन आपने इस्तेमाल किया। वाइड का मतलब क्या है कि ऐसी कोई वैल्यू ये रिटर्न नहीं करेगा, अवॉइड करेगा किसी भी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। उसके बाद मेन के अंदर भी जो आपने ब्रैकेट दिया वाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कोई बाहर से कोई भी वैल्यू इसके अंदर पास नहीं हो रही, वो भी क्या है, वाइड है। तो ये आपने फंक्शन इस तरह से लिखा है। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आप लिखोगे, आप ये स्टार्टिंग यानी प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने कंपाइल करनी, जो एग्जीक्यूट करनी है, वो यहाँ लिखी जाएंगी। और ये वो लाइन है जहाँ पर आप क्या करोगे, उसको एंड करोगे ना। ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है मेन फंक्शन का, जिसके अंदर आपने क्या करना है, तमाम इंस्ट्रक्शन लिखनी है आपने। इसको क्या कहते हैं, डेलीमीटर्स कहते हैं। ये डेलीमीटर्स हो गई। उसके अलावा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये सिंपल मैसेज लिखा हुआ है एज ए कमेंट्स के तौर पर। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 स्लैश लगा रखे हैं। अगर ये 2 स्लैश अगर आप नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर जो उसको कंपाइल नहीं करेगा, एरर जो है मेंशन करेगा। तो आपने यहाँ बताया कि भाई ये जो लाइन लिखी गई है ये क्या है, रिमार्क्स हैं, कमेंट्स हैं। इससे कंपाइलर जो है इसको सिर्फ एज ए रिमार्क्स के तौर पर लेगा, इसको इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट एफ, हेलो स्टूडेंट्स। अब प्रिंट एफ क्या है, ये फंक्शन है। क्लियर? जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है उसके अंदर आप फंक्शन भी लिखते हैं। तो ये प्रिंट एफ क्या चीज़ है, फंक्शन है। ये मेन क्या चीज़ है, एक फंक्शन है। तो कोई भी प्रोग्राम जो है उसमें क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। क्लियर? और ये हेलो स्टूडेंट्स जो लिखा हुआ है, ये आपने जस्ट लाइक एक डेटा लिखा हुआ है, कांस्टेंट वैल्यूज लिखी हुई है जो स्क्रीन पर क्या होगी, डिस्प्ले होगी। और इसके देखें स्टेटमेंट के आखिर के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, सेमी कॉलन। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर आप क्या हो गई, आपकी टर्मिनेट हो गई या ये कंप्लीट हो गई है इस लाइन का। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपने सेमी कॉलन नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है, ये आप कमेंट्स है सिंपल। ओके, ये एक फंक्शन है। क्लियर? और ये स्टार्टिंग फंक्शन है, तो यहाँ पर कभी भी सेमी कॉलन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ओके, तो
इसके अंदर जितनी भी लाइन लिखी जाएंगी एज ए स्टेट, जो जितनी भी स्टेटमेंट लिखी जाएंगे, लाइन तो ये भी लिखी हुई है, लेकिन ये लाइन जो है बेसिकली क्या है, ये एक कमेंट्स के तौर पर ली गई है, तो इसके आगे सेमीकोलन मौजूद नहीं है। ठीक है। हाँ, ये जो प्रिंट एफ है, ये आपने एक फंक्शन लिखा हुआ और ये पूरी स्टेटमेंट भी है आपने लिखी है कि आपने प्रिंट करना चाहते हैं हेलो स्टूडेंट मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके आगे आपने क्या लिखा है, सेमीकोलन यूज किया, ताकि आपने बताया कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। क्लियर। और इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं, और ये प्रिंट एफ क्या है, ये फंक्शन है। तो आप देख लीजिए कि आपके सिंपल प्रोग्राम के अंदर अभी यहाँ पर देखा जाए तो फिलहाल एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ लीजिए फिलहाल ये जो एक लाइन है, ये एक तरह से एक्सप्रेशन भी है। फिलहाल तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ ज्वाइन नहीं हो रही, लेकिन अब इसको आप एज ए स्टेटमेंट कंसिडर करें। कहीं पर ऐसा होगा कि वेरिएबल, अभी मैंने इस प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन को बाकायदा अभी आपको मैंने नहीं समझा। हाँ, एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको अभी सिंपल आप मैक्रो के तौर पर कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पी आई की वैल्यू जो है वो 3.12 के बराबर है। वरना होगा क्या कि एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि टू वैल्यू को कंबाइन करना है, जहाँ पे दो वैल्यू कंबाइंड होंगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। फिलहाल अभी इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज़ कॉम्बिनेशन नहीं हो रही है, यानी कंबाइन नहीं कर रहे आप वेरिएबल्स को या वैल्यूज़ को या फंक्शंस को। तो वो जब आगे हम ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो उसमें जो है वो एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको मैं बताऊंगा कि किस क्या होता है। ओके जनाब, उसके बाद सम बेसिक सिंटैक्स रूल्स ऑफ सी प्रोग्राम, वो क्या है, वो ये है कि C is a case sensitive language, so all C structure must be written in lower case letter। याद रखिए C में जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखी जाएंगी, जितने भी फंक्शन लिखे जाएंगे, सब स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। आप यहाँ नोट कर लीजिए कि हैश के साथ इंक्लूड लिखा हुआ है, या हैश के साथ डिफाइन लिखा हुआ है, या मेन फंक्शन लिखा हुआ है, या वाइड लिखा हुआ है, या प्रिंटफ लिखा हुआ है, ये सब स्मॉल में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई के अंदर एम को आपने लिखा हुआ कैपिटल, फर्स्ट में आपने एफ को लिखा हुआ कैपिटल। तो बेसिकली ये क्या है, ये कमेंट्स है, रिमार्क्स है, ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं है। तो इसको आप जैसे चाहे लिख लें, मर्जी आपकी स्मॉल में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो जितने भी कीवर्ड्स हैं, फंक्शंस हैं, वो तमाम के तमाम स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, याद रखिए। और केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे, तो वेरिएबल अगर आपने स्मॉल लेटर में डिक्लेयर किया है तो आप उसको जब रीयूज करेंगे तो स्मॉल लेटर में ही यूज करेंगे आप। अगर आपने कैपिटल लेटर में आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसको आप जब रीयूज करेंगे तो कैपिटल लेटर में ही इसको रीयूज करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ऊपर जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो स्मॉल ए कर रहे हैं, और नीचे अगर उसको आप एक्सेस कर रहे हैं या रीयूज कर रहे हो कैपिटल ए में, तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। वो क्या कहेगा कि ये वेरिएबल जो है अनडिफाइन है, डिफाइन ही नहीं हुआ होगा। तो जो वेरिएबल आपने ऊपर डिफाइन किया होगा वैसा ही वेरिएबल नीचे क्या होना चाहिए, इस्तेमाल में होना चाहिए। क्लियर। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि मैंने आपको बताए। और तो इस तरह से हमारी जो लैब नंबर 2 है वो आज क्लोज होती है। और इन बातों को आपने याद रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई भी प्रोग्राम याद रखिएगा, इस जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है, इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, कमेंट्स हैं, सेमीकोलन है, वेरिएबल्स हैं, एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, और प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है, मेन फंक्शन है, इनके बगैर प्रोग्राम आपका बन ही नहीं सकता। क्लियर। तो इन बातों को आपने याद रखना है कि किसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, किसे हम फंक्शन कहते हैं, किसे हम सेमीकोलन कहते हैं, सेमीकोलन कब लगाते हैं, डेलीमीटर्स क्या होते हैं, प्री प्रोसेस डायरेक्टिव कौन कौन से होते हैं, उनका क्या काम है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। और इसके बाद आपके पास ये अब एक्सरसाइज आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल अभी यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके पास 5 सवाल आपको दिए गए। बल्कि ऐसा करें कि इन 5 सवालों का आपने क्या करना है, MS वर्ड के अंदर इन 5 क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, बाकायदा उसको सॉल्व करना है और अपने पास एक फाइल बना के आपने रखना है। ठीक है। अच्छा, इसकी फ़ाइल क्या होगी, कैसे होगी, वो मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से आपने फ़ाइल बनानी है और किस तरह से आपने एक्सरसाइज करनी है। तो वो उसके लिए मैं आपको कुछ नेट के ऊपर आपको मैं कुछ उसकी डॉक्यूमेंट दूंगा, उसका टाइटल पेपर दूंगा, वो आपने लगाना होगा और उसके साथ अपनी ये फ़ाइल अपने मेंटेन करनी होगी। और किसी भी वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कब मैं वो फाइल चेक करूंगा, तो वो उस दिन उस तारीख को मैंने आपको सारी फाइलें, आपकी जो असाइनमेंट फाइल होगी या लैब फाइल होगी, वो मैं आपको चेक करूंगा। क्लियर। तो जनाब आज हम इस क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और थोड़ा कंक्लूड करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। तो बेसिकली आज हमने जो टॉपिक्स हमने कवर किए
वो थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम फ्लो चार्ट। नंबर 2 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इन दो टॉपिक को हमने डिस्कस किया है और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जिसके अंदर चंद चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि डेलिमिटर्स क्या होते हैं, फंक्शंस किसे कहते हैं, स्टेटमेंट क्या होती हैं, सेमीकोलन कब लगाते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको आज बताया है। क्लियर? इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट लैब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।